हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 6 का ज्योग्राफी पढ़ेंगे। लेसन 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी और ग्लोब। तो चलिए हम पहले इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं, देन हम इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर में पृथ्वी और ग्लोब के बारे में दिया गया है। तो पहले यहाँ पे पृथ्वी के बारे में दी गई है। किसी भी स्थान पर खड़े होकर अगर दूर तक निगाह डाली जाए तो ऐसा लगेगा कि कुछ दूरी पर ज़मीन और आसमान आपस में मिल रहे हैं। इसे क्षितिज कहते हैं। ऐसा इसलिए नज़र आता है क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन हमें आसपास देखने पर पृथ्वी गोल नज़र न आकर चपटी दिखती है। इसका कारण यह है कि हम एक जगह खड़े होकर पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते। अगर हम चाँद या उपग्रह पर जाकर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी भी चाँद जैसी दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह गोल है, परंतु आकार में चंद्रमा से बड़ी है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो चंद्रमा पृथ्वी से छोटी है, लेकिन पृथ्वी भी गोल है और चंद्रमा भी गोल है। चाँद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग थे। उन्हें चाँद से पृथ्वी ठीक वैसी ही दिखाई दे रही थी जैसी पृथ्वी से चाँद। पृथ्वी भी वहाँ से चाँद की तरह आकाश में टंगी गोल गेंद की तरह दिखाई देती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पृथ्वी वहाँ से नीली दिखाई देती है। पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई देती है क्योंकि पृथ्वी पे ज़्यादातर भाग में पानी है, तो इसीलिए अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है पानी की वजह से। चलिए अब हम ग्लोब के बारे में जानते हैं। पृथ्वी का मॉडल ग्लोब। जिस प्रकार विशाल हाथी को छोटे खिलौने के रूप में बनाकर दिखा देते हैं, ठीक उसी प्रकार अपनी विशाल पृथ्वी को ग्लोब के रूप में दिखाया जाता है। दुनिया के सभी देश ग्लोब पर अलग अलग रंगों में दिखाए गए हैं। जहां नीला रंग दिखाई पड़ रहा है वह सागर और महासागर है। मानचित्र एवं ग्लोब। ग्लोब गोल है जो मानव द्वारा बनाया गया पृथ्वी का छोटा मॉडल है, जबकि मानचित्र चौरस चपटे सतह पर बना होता है, परंतु दोनों में जल एवं थल भाग के हिस्से को विशेष रंगों से दिखाया जाता है। ग्लोब पर जहाँ पे नीला रंग दिखाई दे रहा है वो सब पानी का भाग है, मतलब इन सभी जगह पे पानी है, सागर महासागर है। और जो यहाँ पे आपको ग्रे कलर का दिख रहा है ये सभी स्थल भाग हैं। मानचित्र में ज़मीन के बड़े बड़े हिस्से जो महासागरों से घिरे हुए हैं वे महादेश हैं। इन्हें स्थल भाग कहा जाता है। स्थल पर ही लोग रहते हैं, इसी पर गांव, शहर, नदी, नाले इत्यादि हैं। महादेशों की कुल संख्या 7 है। यहाँ पे इस फिगर को हम देखते हैं। यहाँ पे महासागरों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे महादेश है। ये मानचित्र, ये विश्व का मानचित्र यानी संसार का मानचित्र है। और यहाँ पे है एशिया, ये एशिया महादेश है और एशिया महादेश में ही हमारा देश भारत है, यानी हम एशिया महादेश में रहते हैं। इस मानचित्र में 7 महादेशों के नाम दिए गए हैं। तो पहला है हमारा उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये 7 महादेश हैं और हमारा महादेश यानी हम एशिया महादेश में रहते हैं। और यहाँ पे 4 महासागरों के नाम भी दिए गए हैं। आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। तो चारों महासागरों के नाम हैं। महादेशों की संख्या यहाँ दी गई है और महासागरों की संख्या भी दी गई है। महासागरों की कुल संख्या 4 है। ये बहुत गहरे होते हैं। इनकी औसत गहराई लगभग 4 किलोमीटर तक होती है। यदि हमें एक महादेश से दूसरे महादेश तक पानी के जहाज़ से महासागर पार करके जाना हो तो कई सप्ताह लग जाते हैं। सफ़र के दौरान कई दिनों तक चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई पड़ता है। सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। आर्कटिक महासागर को उत्तरी एवं दक्षिणी हिम महासागर भी कहते हैं, क्योंकि अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ बर्फ़ जमी रहती है। यहाँ पे आर्कटिक महासागर है, जिसे हम हिम महासागर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। अब हम पढ़ेंगे अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में। पहले ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। 50 ओवरों का क्रिकेट मैच गुवाहाटी में 8:30 पूर्वाह्न बजे शुरू होता है, जबकि मुंबई में वही मैच 9:30 बजे से शुरू होता है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में सुबह 10 बजे हॉकी मैच शुरू होता है। उस समय पटना में सुबह 5 बजे थे और लोग सोकर उठ रहे थे। ईटानगर में जब सुबह की धूप खिल जाती है उस समय गुजरात के भुज में भोर होने वाली होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा स्थानीय समय में होने वाले अंतर के कारण होता है। स्थानीय समय में यह अंतर कैसे होता है?
मतलब ये जो बदलाव होते हैं ये कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पे गुवाहाटी में 8:30 बजे, जहाँ पे गुवाहाटी में सुबह के 8:30 बज रहे हैं, वहाँ मुंबई में सुबह के 9:30 बज रहे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में सुबह के 10 बज रहे हैं, तो वहीं पटना में सुबह के 5 बज रहे थे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि स्थानीय समय में यह अंतर कैसे होता है। लगभग 700-800 वर्ष पहले समुद्री यात्राओं के दौरान लोग भटक जाते थे और किसी स्थान को खोजने में बहुत परेशानी होती थी। आसमान में सूरज की स्थिति या रात में ध्रुव तारे को देखकर किसी स्थान की स्थिति का अनुमान लगाया जाता था। इसमें बहुत परेशानी होती थी। बाद में कंपास और नक्शे से ठिकाना खोजना आसान तो हो गया, लेकिन समय का अंतर पता करना अभी भी मुश्किल था। क्या आप जानते हैं कि यह मुश्किल कैसे दूर हुई? देशांतर रेखाओं की पहचान से इस मुश्किल का समाधान हुआ। अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी गोल है। किसी भी गोले को यदि 2 बराबर भागों में बांटा जाए तो गोले का आधा भाग गोलार्ध कहलाता है। जैसे कि ये एक तरबूज का आधा हिस्सा है, तरबूज का आधा हिस्सा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? गोलार्ध। तरबूज पूरा गोल होता है, अगर हम इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो उसका आधा भाग गोलार्ध कहलाएगा। तो वैसे ही पृथ्वी गोल है, अगर पृथ्वी का हम आधा भाग करेंगे तो आधा भाग क्या कहलाएगा? गोलार्ध कहलाएगा। इसी प्रकार पृथ्वी को भी उत्तरी एवं दक्षिणी 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा या वृत्त भूमध्य रेखीय वृत्त होती है। भूमध्य रेखीय वृत्त को ही भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। यह सबसे बड़ा वृत्त होता है। इस रेखा से उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। भूमध्य रेखीय वृत्त एवं किसी स्थान के बीच जो कोण बनता है उसे उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है तथा वहां से पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। भूमध्य रेखीय वृत्त या भूमध्य रेखा पृथ्वी का 0 डिग्री अक्षांश है, क्योंकि यह पृथ्वी के मध्य में है और इसी 0 डिग्री अक्षांश से ही अन्य अक्षांशों की गणना की जाती है। विषुवत रेखा से उत्तर 90 डिग्री एवं दक्षिण के 90 डिग्री अक्षांश होते हैं। 23.1 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा एवं 23.1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। पहले हम इस फिगर को देखते हैं। यहाँ पे अक्षांश रेखा है, देख सकते हैं अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो भूमध्य रेखा है इसको हम विषुवत रेखा भी बोल सकते हैं या फिर भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये पूरी की पूरी पृथ्वी है। इसको अगर हम 2 बराबर हिस्से में बांटते हैं तो इधर वाला जो भाग होता है, उत्तर के साइड जो भाग होता है उसको उत्तर ध्रुव कहा जाता है और जो दक्षिण की तरफ होता है उसको दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। 23.1 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और 23.1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1 डिग्री झुकी हुई है। उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलेंगे और दक्षिणी अक्षांश को बोलेंगे मकर रेखा। और ये भूमध्य रेखा को मैंने आपको बता दिया, और ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब हम आगे देखते हैं। भूमध्य रेखीय वृत्त के उत्तर की ओर तथा दक्षिण की ओर जाने पर यह वृत्त क्रमशः छोटा हो जाता है। 90 डिग्री उत्तरी तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। यह अक्षांश वृत्त न होकर मात्र एक बिंदु होता है। ये रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात हो रही है। तो विषुवत रेखा, ये है विषुवत रेखा, इसी के समानांतर ये रेखा खींची जाती है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है। यहाँ पे एक अक्षांश है और यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच की दूरी समान होती है। जैसे कि भूमध्य रेखा से इसकी दूरी और भूमध्य रेखा से इसकी दूरी, दोनों की दूरी समान होगी। विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाने पर वृत्त छोटे हो जाते हैं। अंततः ध्रुव एक बिंदु के रूप में रह जाता है। सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती है, सबकी लंबाई अलग अलग है, क्योंकि जब हम एक वृत्त पे कोई रेखा खींचते हैं तो सभी की लंबाई समान नहीं होगी, सभी रेखाओं की लंबाई असमान होती है। अब हम देखते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हुई रेखाएं खींची गई है। ये सभी लंबवत रेखाएं देशांतर रेखा हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। ग्लोब पर देशांतर रेखा
लंबवत खींची जाती है। किसी भी स्थान पर सही स्थिति और समय का पता लगाने के लिए इन रेखाओं का सहारा लेना पड़ता है। पृथ्वी का आकार गोल है जो एक वृत्त के समान है। एक वृत्त में 360 डिग्री होते हैं। इसी आधार पर पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। इनमें 2 देशांतर रेखाएं महत्वपूर्ण मानी गई है। ये है 0 डिग्री तथा 180 डिग्री देशांतर रेखाएं। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती है। विपरीत भाग के अर्धवृत्त मिलकर पूर्ण वृत्त बनती है। जैसे 0 डिग्री और 180 डिग्री मिलकर एक पूर्ण वृत्त बनाते हैं। ये है हमारा देशांतर रेखाएं और ये अक्षांश रेखाएं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती है। तो ये एक पूरा वृत्त है और यहाँ से जब हम यहाँ तक रेखा खींचते हैं तो ये अर्धवृत्ताकार होगा। और जब हम इसके विपरीत तरफ मतलब उस साइड भी अगर हम इसी तरह का अर्धवृत्त खींचते हैं तभी जाके ये पूरा वृत्त बनता है। हम पूरे पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं खींच सकते हैं। इनकी लंबाई समान होती है। इनकी संख्या 360 होती है। विषुवत वृत्त पर इनके बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं इनके बीच की दूरी कम होती जाती है। ध्रुवों पर ये सभी रेखाएं मिल जाती है तथा एक बिंदु के समान हो जाती है। पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति को दर्शाने तथा समय निश्चित करने के लिए देशांतर रेखाओं का ज्ञान आवश्यक है। 180 डिग्री देशांतर रेखा एक ही रेखा होती है, इसलिए यह पूरब या पश्चिम नहीं होता। सूर्य के सामने घूमती हुई पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए विभिन्न देशांतर पर स्थित स्थानों का समय भी अलग अलग होता है। देशांतर रेखाएं तिथि निर्धारण में भी सहयोग देती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। इस रेखा से पश्चिम जाने पर एक तिथि बढ़ा दी जाती है, जबकि पूरब की ओर जाने पर एक तिथि घटा दी जाती है। देशांतर रेखा से अगर हम पूरब की तरफ जाते हैं तो एक तिथि घटा दी जाएगी और अगर हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो एक तिथि बढ़ा दी जाती है। अब यहाँ पे देखिए एक सवाल, पृथ्वी पर बनी ये रेखाएं क्या लोगों के आने जाने से मिट जाती होंगी? तो ऐसा नहीं है। ये सभी रेखाएं काल्पनिक होती है। जिस प्रकार आप अपने मस्तिष्क में किसी भी वस्तु का चित्र बना सकते हैं, उसी प्रकार यह भी कल्पना की गई है। वास्तव में ये रेखाएं पृथ्वी पर नहीं हैं। अक्षांश रेखाओं से हम किसी स्थान के तापमान का, देशांतर रेखाओं से समय का एवं जहाँ अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं मिलती हो उससे उस स्थान की स्थिति का पता करते हैं। पृथ्वी के कटिबंध के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी को इन्हीं अक्षांश रेखाओं के आधार पर 3 कटिबंधों में बांटते हैं। कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच अन्य अक्षांशों की तुलना में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, जिसके कारण इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। यहाँ दिन और रात की स्थितियाँ सालों भर बराबर होती है तथा सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। कर्क एवं मकर रेखा के बाद उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र में तापमान मध्यम रहता है। यहाँ जाड़े में सर्दी पड़ती है तथा गर्मी में तापमान अधिक रहता है। इसे समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। दिन और रात की स्थितियाँ होती है, परंतु सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं पड़ती। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव क्षेत्रों में सालों भर ठंड पड़ती है। इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। यहाँ 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है। यहाँ पे पृथ्वी के ताप कटिबंध को दर्शाया गया है। ये उत्तरी ध्रुव वृत्त है और ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ये उत्तर ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव। यह विषुवत वृत्त, ये उष्ण कटिबंध है। यहाँ पे होता है मकर रेखा और यहाँ पे कर्क रेखा। तो कर्क और मकर रेखा के बीच क्या होता है? उष्ण कटिबंध। और यहाँ पे हो गया उत्तर समशीतोष्ण कटिबंध और ये हो गया दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंध, जहाँ पे ठंड के समय में ज़्यादा सर्द पड़ती है और गर्मी में तापमान ज़्यादा रहता है। ये समशीतोष्ण कटिबंध है, ये उष्ण कटिबंध है और ये दक्षिण शीत कटिबंध है और यहाँ पे उत्तर शीत कटिबंध है। शीत कटिबंध में सालों भर ठंड पड़ती है और यहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है? ऑप्शन है 4 मिनट, 5 मिनट, 40 मिनट, 4 सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मिनट।
दूसरा क्वेश्चन है सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है। ऑप्शन में है शीत कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में या उत्तरी ध्रुव पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंध में। कर्क रेखा है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.1/2 दक्षिणी अक्षांश या दक्षिणी ध्रुव। तो इसका आंसर हो जाएगा 23.1/2 दक्षिणी अक्षांश। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व जाने पर दिन रात में परिवर्तन होता है। एक तिथि घटा दी जाती है, एक तिथि बढ़ा दी जाती है, तिथि में कोई परिवर्तन नहीं करते। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व जाने पर एक तिथि घटा दी जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा एक तिथि घटा दी जाती है। सेकंड नंबर में है खाली स्थानों को भरिए। 23.1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को डैश रेखा कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मकर रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा को डैश तिथि रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। पृथ्वी पर कुल डैश ताप कटिबंध है। पृथ्वी पर कुल 3 ताप कटिबंध है। शीत कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध। पृथ्वी पर कुल डैश देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। यहाँ पे 360 हो जाएगा। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। डैश रेखाओं की मदद से समय का ज्ञान होता है। तो यहाँ पे होगा देशांतर। देशांतर रेखाओं की मदद से समय का ज्ञान होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा क्लास 6 ज्योग्राफी का लेसन 6 का 1 और 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साइड वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।